सो कल हमने पढ़ा था हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ आईपीसी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्राइम की डेफिनेशन, एसेंशियल एंड स्टेजेस। तो शुरू करते हैं। एज पर सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय आईपीसी इज़ एन ऑफेंस। आईपीसी का सेक्शन 40 कहता है कि कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन जो पनिशेबल है आईपीसी के द्वारा वो एक ऑफेंस है क्राइम में। सिमिलरली सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी सेज एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय आईपीसी, सेम वही बात, एक्ट और ओमिशन जो पनिशेबल है आईपीसी में और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग एनफोर्स इज एन ऑफेंस। ब्लैकस्टोन ने कहा क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है, वहीं स्टीफन्स ने कहा कि क्राइम एक मॉरल रॉन्ग है। उसके बाद कैनी सेज दैट क्राइम इज़ ए पनिशेबल एट एंड इज़ नो वे रिमिसिबल बाय एनी एंड प्राइवेट पर्सन एंड इज़ रिमिसिबल बाय द सोवरेन इफ़ रिमिसिबल एट ऑल, यानी कि प्राइवेट पर्सन के द्वारा वो रिमिसिबल नहीं है, अगर सोवरेन चाहे तो वो रिमिसिबल हो सकता है। तो ये डेफिनेशन जो थी वो परमिसिबल नहीं हुई, करेक्ट नहीं हुई। वाई? बिकॉज हमारे पास एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? प्रोविज़न प्ली बार्गेनिंग का जो सीआरपीसी में दिया हुआ है और कंपाउंडेबल ऑफेंस की लिस्ट जो आईपीसी में ही हमें दी हुई है। अब आगे है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? एनी एक्ट इज़ नॉट ए क्राइम अनलेस इट इज़ पनिशेबल एज ए क्राइम बाय ए पर्टिकुलर लॉ। जब तक कोई ऑफेंस, कोई क्राइम पनिशेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर लॉ के द्वारा, वो क्राइम नहीं माना जाएगा। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी पर्सन बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के पनिश नहीं किया जाएगा। जैसे बोल देते हैं ना कि कानून हाथ में ले लिया, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, तो ये वही बात कहता है कि बिना किसी अथॉरिटी ऑफ लॉ के हम किसी पर्सन को पनिश नहीं कर सकते। एक्ट डन बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ लॉ कांट बी पनिश्ड आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ लॉ, यानी कि कोई भी एक्ट जो लॉ के इनेक्ट होने से पहले हुआ है उसको लॉ के इनेक्ट होने के बाद पनिश नहीं किया जा सकता, यानी कि ये जो है एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ए क्राइम। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, सेकंड गिल्टी इंटेंशन यानी मैंस रिया, थर्ड है एक्ट या ओमिशन जिसको एक्टस फिनिस बोलते हैं, फोर्थ है हार्म या इंजरी। ये वर्ल्ड फाउंडर कमेटी के द्वारा ये 4 फंडामेंटल राइट्स क्राइम्स के बताए गए थे। फर्स्ट है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कौन आते हैं? सभी मैन, सभी वुमेन एज पर सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी, एंड नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल इसमें इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ मैन और वुमेन इसमें ह्यूमन बीइंग में इंक्लूड होते हैं। नॉट इंक्लूडिंग इन्फेंट और इंसेन पर्सन। कोई भी जो इन्फेंट है या इंसेन पर्सन है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए जनरल एक्सेप्शन के थ्रू कुछ एक्सेप्शंस मिले हैं उनको, एग्जाम्पशन मिले हैं उनको। ह्यूमन बीइंग मस्ट बी अंडर ए लीगल ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ। जो ह्यूमन बीइंग है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए उनके ऊपर कि वो लॉ को ओबे करे उसका। फॉर एग्जाम्पल बाइगैमी इज़ ए क्राइम बट नॉट एप्लीकेबल फॉर मुस्लिम। जैसे कि हम देखते हैं कि बाइगैमी वैसे तो क्राइम है लेकिन वो मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल नहीं है। सो दे मुस्लिम्स आर फ्री फ्रॉम लीगल ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ ऑफ बाइगैमी। तो यहाँ पे जो बाइगैमी का कंसेप्ट है वो मुस्लिम्स पे लागू नहीं होगा, क्योंकि वो ओबे करने के लिए बाउंड नहीं है उस चीज़ के लिए। Certain person are exempted from criminal liability such as presidents of India, foreign sovereign visiting India like Queen and the ambassador visiting India। ये जो हैं ये exempted हैं criminal liabilities में। Section 11 of IPC define the word person and it says that word person include any company or association or body of person whether incorporate or not। सेक्शन 11 आईपीसी का कहता है कि कोई भी जो ये वर्ड पर्सन है ये इंक्लूड करता है किसी भी कंपनी को, एसोसिएशन को और बॉडी ऑफ पर्सन को, चाहे वो कॉरपोरेट हो या नहीं हो। पर्सन इंक्लूड आर्टिफिशियली और जुडिशियल पर्सन्स। इफ़ ए कंपनी कमिट अ क्राइम व्हेन इट्स हैव लीगल लाइबिलिटीज़। इसमें एक केस था मेसर सिंडिकेट ट्रांसफर प्राइवेट लिमिटेड 1965 का केस। Bombay High Court clarified that a company can't be held guilty to those crimes whose
can be committed only by human beings, such as a rape, bigamy, murder, etc. Similarly, a company can't be held guilty for those crimes who are punishable by death or imprisonment, but a company can be held guilty of those crimes which are punishable exclusively or alternatively with the fine. इसमें कहा है कि कंपनी को किसी भी ऐसे क्राइम में कमिट नहीं किया जाएगा जो किसी स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग के ऊपर होता है, जैसे रेप, बाइगेमी, मर्डर। अब इसमें पूरी की पूरी कंपनी को तो नहीं पनिश किया जा सकता ना। और नेक्स्ट है जैसे जो बाय डेथ या इम्प्रिजमेंट जिसमें हो उसमें भी कंपनी को नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे कंपनी सिर्फ वहीं हेल्ड होगी जहाँ पे फाइन होगा। नेक्स्ट है मेंस रिया, यानी कि गिल्टी इंटेंशन। गिल्टी इंटेंशन होना क्राइम के लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक फंडामेंटल एलिमेंट्स है इसका। ड्राइव फ्रॉम मैगजिम एक्टस नॉन फैक्ट्रियम नीसी मेंस सिट्रिया। इसका मतलब द गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी एक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट ए क्राइम। जब गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट दोनों साथ होंगे तभी वो क्राइम माना जाएगा। देयर कैन बी नो क्राइम ऑफ एनी नेचर विदाउट मेंस-रिया और एन एविल माइंड। बिना किसी मेंस-रिया के, बिना किसी गिल्टी इंटेंशन के या एविल माइंड के कोई भी क्राइम नहीं माना जाएगा। इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नो मैटर मेंस-रिया इज़ और नॉट। हाँ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक एक्सेप्शन है कि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मेंस-रिया हो। अब इसकी डॉक्ट्रिन मेंस-रिया की देखते हैं। एक्टस नॉन फैक्ट्रियम नीसी मेंस सिट्रिया एक मैगज़िन है, हमने ऊपर भी बात की थी। दिस मैगज़िन इज़ वैलिड और अप्लाई इन इंडिया। तो एक मैगज़िन को ही समझने की कोशिश करते हैं। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड इन अ प्रोसीडिंग ऑफ क्रिमिनल नेचर अनलेस इट कैन बी शोन दैट ही हैड ए गिल्टी माइंड। किसी भी पर्सन को किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तब तक पनिश नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी गिल्टी इंटेंशन या गिल्टी माइंड प्रूव ना हो जाए। दिस मैगज़िम ब्रॉड फ्रॉम मॉरल थियोरोलॉजी से ली गई है एडवर्ड कॉक के द्वारा, और अप्लाइड और इस्टेब्लिश, ये कॉमन लॉ क्राइम में अप्लाइड होती है, इस्टेब्लिश हुई। एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस-रिया इन इंग्लैंड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। केस देखते हैं, आर वर्सेस प्रिंस का केस है। इसमें इसके फैक्ट क्या थे? द डिफेंडेंट वाज कन्विक्ट ऑफ टेकिंग एन unmarried child under 16 years of age out of the possession and against the will of her father. Under section 55 of the Offence Against the Person Act 1861, it was an offence. In this case, the girl herself told Prince that she was 18 years of old, and she also physically appeared to be of 18 years of age. तो यहाँ पे प्रिंस की तो कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि उसको तो बताया गया था कि वो 18 ईयर्स की, यानी कि वो मेजर हो चुकी है। The jury also, upon evidence that the girl went with Prince willingly and Prince bona fidely believed that she was of 18 years of age, and such a belief was reasonable. It has argued on behalf of Prince the common law doctrine of mens-rea should also be applicable under section 55, and he should not be convicted because he had no intention to commit the offence. सिर्फ जे ब्रेट एक ऐसे बेंच में जज थे जिन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया एंड हेल्ड किया दैट प्रिंस वाज नॉट गिल्टी एज ही हैड नो इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस। वहीं ब्लैकबर्न जेन ने एक डिस्टिंक्शन यहाँ पे महीम इन से और महीम प्रोहिबिशन में दे दिया। इन्होंने कहा कि लीगल एज वेल एज मॉरल रॉन्ग, मतलब जो लीगल तो रॉन्ग हो ही हो, साथ में मॉरल भी रॉन्ग हो, यानी कि एंड सेकेंड है ओनली लीगल रॉन्ग, सिर्फ लीगल अगर कुछ गलत हो तो वहाँ पे मेंस-रिया माना जाएगा। इसमें इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो लीगली ही रॉन्ग होना चाहिए, अगर वो मॉरली भी रॉन्ग है तो भी वो मेंस-रिया ही माना जाएगा। तो यहाँ पे इसने ही सेड दैट फॉर ऑफेंस विच आर मिहिम इन से, यानी कि लीगल एज वेल एज मॉरल रॉन्ग, मेंस-रिया शुड बी प्रिज्यूम, वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा and need not be specifically proved by the prosecution, and since Prince has committed an immoral act in taking away an unmarried girl, किसी अनमैरिड गर्ल को ऐसे भगा के ले जाना अपने आप में ही एक इमोरल एक्ट है। उन्होंने कहा कि भाई ये बेशक लीगली आप इसको मेंस-रिया में कवर ना करें, लेकिन अगर
लीगल के साथ साथ अगर कोई मॉरल रॉन्ग भी किसी ने किया है तो उसको मेंस रिया प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, अज्यूम कर लिया जाएगा। So his mens rea under section 55 would be presumed and he is guilty। बाकी जजों ने भी यही कहा, लेजिस्लेशन ने इस एक्ट को अंडर सेक्शन 55 की सेक्शन 55 में कहीं मेंशन नहीं है कि मेंस रिया होना ज़रूरी है। सो विदाउट मेंस रिया अक्यूज वॉज गिल्टी अंडर दिस केस। बिना मेंस रिया के भी इस केस में जो प्रिंस था, जो अक्यूज था, उसको पनिश किया गया था, गिल्टी माना गया था। इस केस का क्या डिसीजन हुआ था, क्या इस पे एनालिसिस हुए थे? द कोर्ट फाउंड दैट द स्टेट्यूट डज नॉट स्पेसिफिकली स्टेट दैट मेंस रिया is required. The defendant is guilty because he know his act was wrong। मेंस रिया नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको पता था कि ये गलत है जो वो कर रहा है, वो लड़की को भगा के ले जा रहा है, तो उस बेसिस पे ही उसको गिल्टी माना गया था और उसको पनिश किया गया था। दिस केस हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी ऑथर्स इंक्लूडिंग रसेल एज अनसेटिस्फैक्टरी एंड इन कन्फ्लिक्ट विद एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब एक ये आर वर्सेस टॉल्सन का केस था। इसमें मिसेस टॉल्सन ने सेकंड मैरिज कर ली थी बिकॉज ऑफ उसको लगा बोनाफाइड बिलीव ऑन रीजनेबल ग्राउंड इन द डेथ ऑफ द हस्बैंड। उसको लगा कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, 7 साल तक उसका हस्बैंड नहीं मिला, उसने दूसरी शादी कर ली, तो यहाँ पे बाइगैमीज पे चार्ज नहीं हुआ था और मिसेस टॉल्सन वो एक्विटेड हो गई थी। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए या फिर मॉरल रॉन्ग भी अगर होगा तो वहाँ भी हम प्रिज्यूम कर लेंगे। हमने इसका भी एक केस पढ़ लिया। लेकिन हैव इट टू बी क्लियर दैट एक्टस मी इन विटी ऑफ फैक्टस नॉन एस्ट मैंस फैक्टस, यानी कि एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माई ऑन एक्ट। ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये मेरी अगेंस्ट मेरी विल के, मतलब मेरी मर्ज़ी के खिलाफ था या फिर मैंने खुद से ये एक्ट किया था? इसके 2 एसेंशियल एलिमेंट है। गिल्टी इंटेंशन प्रूव कैसी होगी? एक्ट डन वॉलेंट्री एंड सेकेंड है नॉलेज ऑफ फैक्ट, कि क्या उसको नॉलेज थी जिसने ये एक्ट किया है। अगर थी तो हाँ भाई वो तो मेंस रिया था फिर। नंबर 3 है एक्टस रियस गिल्टी माइंड एक्ट। एक्टस रियस इज़ ए फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ए क्राइम, डन समथिंग, ओमिटिंग टू डू समथिंग, या और उसका रिजल्टिंग इन इंजरी टू द प्लेंटिफ और विक्टिम। गिल्टी माइंड प्लस गिल्टी एक्ट एक क्राइम बनाता है। मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों मिलके एक क्राइम एग्जीक्यूट होता है। तो माइंड में आया और वो एक्ट कर दिया तो क्राइम हो गया। तो एक फिजिकल एस्पेक्ट है ये क्राइम का, एक्टस रियस। नंबर 4 है इंजरी और हार्म। फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम टू टेक प्लेस इट नेसेसरी फॉर द इंजरी टू अक्योर। गिल्टी माइंड, गिल्टी एक्ट और इंजरी। अगर इंजरी नहीं है, डज नॉट अक्योर, देन दैट क्राइम इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कमिटेड। इंजरी जो है वो रेपुटेशन की भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, प्रॉपर्टी और एनी अदर टाइप इंजरी इन डिफाइंड अंडर सेक्शन 44 ऑफ IPC। सेक्शन 44 में इंजरी की बात की गई है। एक बार देख लेते हैं क्या कहता है सेक्शन 44। denote any harm whatever illegally caused to any person, body, mind, reputation or property। अभी वापस चलते हैं अपने वहीं जहाँ हम थे जी। ये हमारा, और यहाँ हमारे ख़त्म होते हैं एलिमेंट्स, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ए क्राइम। अब एक बात और बताती हूँ। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में एक्टस रियस जो अकेला है वो ही सफिशिएंट है गिल्टी हेल्ड करने के लिए एंड टू ऑब्टेन ए कन्विक्शन फॉर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम अंडर IPC 1860, जो कि है इंटेंशन टू कमिट क्राइम, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन।